नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं अपना ट्रेनिंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इससे आपको कुछ हेल्प मिल सकती है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रेनिंग जब हम देने जाते हैं। ट्रेनिंग के लिए हम जब किसी भी फर्म के अंदर अप्लाई करते हैं या किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जब हम अप्लाई करते हैं तो वो किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। ठीक दोस्त। तो बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, तो मैंने दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू जिसे कहते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज में ली, जिसका 51% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट का होता है। उधर मैं इंटरव्यू दिया है। और मैंने फर्म में भी इंटरव्यू दिया है, सीएमए फर्म के अंदर, और मैंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इंटरव्यू दिया है। तो तीनों का एक बेसिक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों, जब भी आप कभी इंटरव्यू देने जाए तो जो टाइम आपको दिया जाता है तो आप उसको ऑन टाइम पूछे जाइए, मतलब ऑन टाइम आप वहाँ पहुँचिए। ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है कि भाई 10 बजे का आपका टाइम था और 10 बजे आप पहुँच गए, तो एक ऑन टाइम इम्पैक्ट आपका जरूरत होता है। ये प्रोफेशनल के अंदर आपका बड़े काम आएगा। सबसे पहले मैंने इंटरव्यू दिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फिर मैंने इंटरव्यू दिया फर्म के अंदर, और फिर मैंने इंटरव्यू दिया पीएसयूज के अंदर। तो ऑर्गेनाइजेशन की बात बताता हूँ। जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने गया था, दिल्ली के अंदर लक्ष्मी नगर में कंपनी है। कंपनी का नाम मुझे याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है। हाँ, बस ये है कि वो ना डील करती थी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। उस कंपनी के अंदर मैंने इंटरव्यू दिया था, दिल्ली के अंदर लक्ष्मी नगर में है। ठीक, आगे लक्ष्मी नगर से आगे जाकर है। अ, और वहाँ पर क्या है कि मेरे से क्या पूछा गया था, तो वहाँ पर करीब 10 से 15 जने आए थे सीएमए ट्रेनिंग करने के लिए, और उनके सिवा मेरे पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं। तो पहले बता दो भाई, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। भाई मैंने ना तो कभी कभी ज़िंदगी में काम सीखा। पहली बार था कि जब मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग इंटरव्यू देने गया था, और मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं, मतलब मैं पहली बार था, मेरा फर्स्ट टाइम था कि क्यों कभी मेरा पहली बार इंटरव्यू हो रहा है, ऐसा था। इससे पहले बार बता दूँ, एक बार मैंने एक फर्म के अंदर अप्लाई करा था। ठीक है, उन फर्म का मेरे पे कॉल आया था ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने से पहले। तो मैं हकीकत बात बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ। तो फर्म का मेरे एक फर्म के पास मैंने अपना सीवी भेजा। पहली बात तो रिज्यूम नहीं होता, सीवी होता है। दोनों में फ़र्क होता है। एक तो सीवी का मतलब ये होता है कि आपके पास जब कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता तो आपको सीवी कहा जाता है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है जो आप फिलअप करते हो, जो जो रिज्यूम बोलते हो, उसको रिज्यूम नहीं सीवी कहा जाता है जब कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता। और रिज्यूम तब बनता है जब आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होता है। तो अभी आपको, अगर आपने कभी जॉब नहीं करी, कभी किसी के अंडर काम नहीं करा, तो आपका रिज्यूम नहीं बनेगा, आपका सीवी बनेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, कभी भी जब आप रिज्यूम बनाओगे तो वो रिज्यूम नहीं होगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो सीवी कहलाएगा। ठीक है, तो मैंने अपना सीवी सबमिट करा। और तो एक फर्म के वहाँ से कॉल आया मेरे पास। वो साकेत में था, दिल्ली के अंदर साकेत है ना। तो वहाँ से कॉल आया कि आपको इंटरव्यू के लिए कल आना है। ठीक। तो भाई पहली बार था, और समझ ही नहीं आ रहा था भाई कैसे दें इंटरव्यू, क्योंकि फर्स्ट टाइम आया होता है, डर लगता है अंदर से, और ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा, अगर आपने दिया होगा तो हो चुका होगा। तो मेरे को इतना डर लग गया था, मैं गया ही नहीं। हकीकत बात है सर। साकेत, दिल्ली साकेत में एक प्लेस है, वहाँ पर मेरे को सीएमए फर्म से, काफ़ी अच्छी फर्म थी। ठीक है, मैंने वहाँ सीवी भेज दिया था मेल के थ्रू। और मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कि किस तरीके से आप मेल भेजोगे, मतलब अपना सीवी जो है या अपना रिज्यूम जो है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में किस किस सीएमए फर्म के अंदर आपको भेजना चाहिए। मतलब मैं सारी डिटेल दे दूंगा कि आपको इस फर्म के अंदर भेजिए। ठीक है, पर अभी बात करें एक्सपीरियंस की। तो उनका कॉल आया मेरे पास, ये ऑर्गेनाइजर, मतलब पहली बार इंटरव्यू देने से पहले की बात बता रहा हूँ कि मैंने किसी फर्म के अंदर वो साकेत में थी एक फर्म, वहाँ मैंने अप्लाई करा, और उनका मेरे पे कॉल आया कि आपका नेक्स्ट डे इंटरव्यू है 10 बजे। तो मैंने कहा मैम मैं आ जाऊँगा। और मैं इतना डर गया था कि यार क्या ही पूछ लेंगे यार। बड़ा डर लगा, और हकीकत बात है सर, ये डर लगा था। मैं अपनी हक सच सच बता रहा हूँ कि मेरे को डर लगा था। और मैं नहीं गया। मैं नहीं गया, उनका फ़ोन आया, मैंने फ़ोन भी नहीं उठाया। मैंने कहा हट यार कौन जा रहा है, तो क्या ही पूछ लेंगे, डर लग गया। तो मैंने कहा यार कब तक चलेगा ये सब ना, एक बार तो फेस करना ही पड़ेगा किसी चीज़ को। तो फिर मैंने काफ़ी जगह मैंने सीवी भेजा था, तो कॉल आते हैं। अब हर सीएमए फर्म के अंदर भेज दो या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भेजो जहाँ जरूरत है। तो पहली बार जब मैं ऑर्गेनाइजेशन दिया गया था ना, ऑर्गेनाइजेशन में जब पहली बार गया था, जो मैंने बताया दिल्ली के अंदर, जो लक्ष्मी नगर साइड पे था। तो वहाँ पर जब मैं गया तो 10 जने बैठे थे, तो मैं पहले पहुँच गया था, तो मेरा नंबर पहले ही आ गया। तो ये और डर हो गया। और वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं पहली बार इंटरव्यू फेस कर रहा था। फर्स्ट टाइम था जब मैं पहली बार इंटरव्यू फेस कर रहा था। और क्योंकि पहली बार जब इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, मैं गया नहीं था डर के मारे। और मैंने कहा यार अब तो जाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार ने कहीं ना कभी तो फेस करना पड़ेगा, है ना चीज़ें, और ये चीज़ आपको कभी ना कभी फेस करनी ही पड़ेगी। तो मैं पहली बार गया ऑर्गेनाइजेशन में। और
लकीली क्या हुआ, लकी ही था मैं, पहली बार पहला नंबर मेरा आ गया। कह रहा तुम आ जाओ जी। मैंने कहा ठीक है चलो भाई। तो सामने एक मैम थी, अब एक टेबल सामने और मैं यहाँ पे बैठा, जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो, और एक टेबल सामने है तो मैं वहाँ बैठी हुई। तो मैंने उनको सीवी दिया अपना। तो उन्होंने कहा अच्छा क्या करते हो। तो पहले हादसा बड़ा खतरनाक हुआ मेरे साथ, और वो क्या हुआ, उन्होंने मुझसे पता क्या पूछा, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बताओ 32,000 का 1.5% कितना होता है। और वो मेरा फर्स्ट टाइम था कि कोई मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है और मैं वहाँ चुपचाप बैठकर आंसर देना है मुझे वहाँ पर, वो मेरा फर्स्ट टाइम था। मैं भाई 32,000 का 1.5% नहीं निकाल पाया। ऐसा ऐसा डर था अंदर का ना, जो अंदर का होता है, आप कभी जाओगे तो आपको लगे यार किस तरीके से आंसर देना चाहिए। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, देखो कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब उसमें चाहे मेरी उसमें बेइज्जती हो रही हो या कुछ भी हो, उससे मैटर नहीं करता, आपके पास पूरा जाना चाहिए। जब बात कर रहे हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस की तो सभी चीज़ शेयर करूंगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन उन मैम ने मेरे से पूछा जब मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था, कह रहे 32,000 का 1.5% कितना होता है आप बताइए। अब मैं 32,000 का 1.5% मन में कैलकुलेट करने लगा। तो मैम कह रही आपको 32,000 का 1.5% नहीं आता। तो मैंने आंसर दिया मैम क्या है, दरअसल जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो मैंने पोलाइटली आंसर दिया, और हमेशा आप थोड़ा हिचकिचाहट सी हो रही थी। तो मैंने बोला कि मैम दरअसल हमारा जो मेन काम होता है ना वो कैलकुलेटर में होता है। अब ये 32,000 का अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई भी करना होता है ना, तब भी कैलकुलेटर में करते हैं कि स्पीड बढ़ जाए, है ना, यही होता है। और आप जब मैं इंटर में था, जब मैं पढ़ रहा था, तो मेरा यही था कि अगर मुझे छोटी सी हमारे सिखाया इस तरीके से जाता था कि टीचर खुद ही कहते थे कि छोटी से छोटी चीज़ भी आप कैलकुलेटर में करिए जिससे आपकी कैलकुलेटर की स्पीड बढ़ जाए। तो मैंने इस तरीके से मैम को बोला तो वो समझ गए। फिर उन्होंने मुझसे और क्वेश्चन पूछा, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने किसी को माल बेचा, इसकी एंट्री बताओ। मैंने मेरी अकाउंटिंग काफ़ी अच्छी थी तो मैंने इसकी एंट्री बता दी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, पहले तो उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, ये 32,000 का 1.5% मैं नहीं बता पाया। उन्होंने मुझसे फिर निकलवाया खुद ही कि देखो पहले आप निकालो 32,000 का 1%। मैंने कहा भाई ये रहा इतना, फिर इसका आधा कर दो, फिर जोड़ दो। ये मेरे माइंड में नहीं आया उस टाइम, और शायद अगर मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा होता तो मैं निकाल देता इस तरीके से सोचकर। और उस टाइम वहाँ बैठे हुए माइंड में नहीं आया था और नहीं निकाल पाया था मैं। तो उन्होंने मुझसे निकलवाया कि पहले आप 32,000 का 1% निकालो, उसका आधा कर दो, फिर जोड़ दो। ये मेरे माइंड में नहीं आया उस टाइम, है ना। तो होता है वो, जब फर्स्ट टाइम फेस करते हैं इंटरव्यू को तो ऐसा होता है, हिचकिचाहट से होती है, और आपके भी अंदर भी होगी, तो उससे डरे ना। तो मैंने बताया मैम देखो ऐसी ऐसी बात है, हमारा जो काम होता है वो कैलकुलेटर में होता है, और हम मेनली कैलकुलेटर में ही करते हैं, और छोटी छोटी कैलकुलेशन कैलकुलेटर में इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी स्पीड बढ़ जाए। अब दूसरा उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा अकाउंटिंग का। उन्होंने मेरे से पूछा कि आप ये बताइए कि मैं किसी को माल बेचता हूँ उधार पर, तो एंट्री क्या होगी। तो मैंने एंट्री सुना दी भाई, डेटर की एंट्री सुना दी। अब उन्होंने मेरे से इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा कि आप बताइए कि अब मैं BR इशू कर दिया तो क्या एंट्री होगी। मैंने किसी को माल बेचा तो एंट्री सुनाई, उसने पूछा एंट्री सुना दो, तो मैंने सुनाई मैम को एंट्री। अब उन्होंने मुझसे पूछा कि बताओ अगर इसमें BR इशू कर देंगे तो क्या एंट्री होगी, बिल ऑफ एक्सचेंज पूछा, तो मैंने एंट्री सुना दी। कहती फिर अब बताइए, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अब बताओ अगर ये डिसऑनर हो जाए तो अब क्या एंट्री होगी। मतलब 3 एंट्री लगातार पूछी, माल बेचने की, बिल इशू करने की और डिसऑनर की। मतलब नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्री पूछी, मैंने बता दी तीनों की तीनों। फिर वो कॉस्टिंग में आए, कॉस्टिंग बता बताओ बताओ पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला बताया। फिर और फिर क्या हुआ कि फिर और कॉस्टिंग के सवाल पूछे कि भाई बताओ पी मार्जिनल से ही पूछे थे मेरे से, मार्जिनल कॉस्टिंग से पूछे थे क्योंकि फॉर्मूला वहीं पर ज़्यादा थे। पीवी रेशियो बताओ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बताओ। तो इस तरीके से उसने उनसे मेरे से क्वेश्चन है। टैक्स से रिलेटेड मेरी पहली बार में कोई भी क्वेश्चन पे प्रॉब्लम नहीं पूछी। आगे बताऊंगा, अभी टैक्सेशन भी आगे आया था, मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं पूछी टैक्स से रिलेटेड। उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, हम आपको बताते हैं। तो मैं बाहर गया, और देखना बाहर जाकर क्या हुआ। जैसे मैं बाहर गया 10 जने बैठे हुए थे, मैं बाहर गया, मैंने कहा भाई इंटरव्यू तो हो गया मेरा। अब जैसे ही मैं बाहर पहुंचा तो 10 जने जो थे, भाई क्या हुआ, भाई क्या पूछा जरा बता। मैंने कहा देख भाई ऐसे ऐसे पूछा है, पहले मुझसे पूछा 32,000 का 1.5%, मैं नहीं बता पाया। उसके बाद मैंने बाहर आकर ना सबको बता दिया, देख भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे, पीवी रेशियो पूछ रहे, अकाउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये कह रहा भाई बता दे इसका आंसर। होता नहीं है वो जो बचपन में करते थे जब प्रैक्टिकल देने जाते थे, प्रैक्टिकल एक देकर आ गया पहले वाला तो सोचा क्या पूछा क्या पूछा। वैसे ही हुआ था मेरे साथ। तो मुझे पहला नंबर मेरा ही था, और पहला नंबर मेरा ही था, तो मैं भी भाई बाहर आया और सभी पूछने लगे भाई क्या हुआ। मैंने सबको बता दिया भाई देखो ऐसा ऐसा पूछा, यही आंसर दे देना, क्योंकि पहला आंसर नहीं आया था, बाकी मैंने सब दे दिए थे। तो फिर उन्होंने क्या, मेनली मेरा क्या था, मैं ना पढ़ाता था मेनली। शुरू में जब इंटर में था तब भी मैं पढ़ाता ही था, और तब मैं छोटी क्लासेस को पढ़ाता था, 11th 12th है ना, बीकॉम वगैरह। तो वहाँ पर जब मैं पढ़ाता था तो मैंने उनको ये कहा कि मैम मुझे ना 5 बजे आप छोड़ देना। ये मेरी कंडीशन थी कि मैम मुझे 5 बजे आप छोड़ देना। वैसे उन्होंने कहा कि देखो 5 बजे तो नहीं हो पाएगा, हम 6 बजे तक आपको छोड़ देंगे। मैंने उनको बताया मैम देखो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है घर पे और पढ़ाना होता है,
इसलिए मैंने बता दिया मैम मेरे को 5 बजे छुट्टी मिल जाए तो सही रहेगा, क्योंकि 1 घंटा मुझे घर जाने पे लगेगा अपना, और मुझे 5 बजे छुट्टी। तो उस वजह से उन्होंने कहा कि उनको फिर बहुत सारे जने थे और उनके पास एक्सपीरियंस भी था, तो उन्होंने कहा देखो डियर आपके पास नहीं हो पाएगा 5 बजे, क्योंकि हमारा मैक्सिमम 6 बजे आपको रख लेंगे हम। उन्होंने मुझे बताया कि आपको इस डिपार्टमेंट में डालेंगे, पहले आपको बिल बनाना सिखाएंगे, फिर अकाउंटिंग में डालेंगे, उस तरीके से आपका डिपार्टमेंट चेंज होता रहेगा। उन्होंने मुझे ये भी समझाया पहली बार जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने गया था, तो वहाँ पर मुझे ये समझाया गया। तो मैंने कहा मैम मुझे 5 बजे छुट्टी मिल सकती है, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मुझे पढ़ाना होता है बच्चों को, वहाँ से कुछ इनकम करके अपने पढ़ाई मैं खुद करता हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है बताएंगे। तो मैं चले गया, फिर कभी बताया ही नहीं उन्होंने तो मैंने कहा नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने फिर मुझे मेरे यही थी कि मुझे 5 बजे छुट्टी मिल जाए, क्योंकि फिर मुझे ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो मुझे उस हिसाब से मैं सोचा था कि भाई अपने ही इनकम से अपने ही पढ़ाई करूँ, ठीक है, अपनी ही फीस भरूँ इंटर की। तो ये वाला हिसाब था, तो मैं पढ़ाता था शुरू से ही। अब दूसरी जगह तो काफ़ी टाइम बाद फिर मैंने फर्म में ट्राई करा, तो फर्म में एक जगह मुझे कॉल आया, मैंने सीवी भेजा। तो ऑर्गेनाइजेशन की कहानी ये थी करीब। तो ये वे मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे कॉस्टिंग से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड। एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा, जनरल क्वेश्चन पूछ लिया। जनरल मतलब जनरल नॉलेज वाला कोई क्वेश्चन नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, वही जो आपने पढ़ा होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। फॉर्मूले याद कर लो कॉस्टिंग के, तो उस तरीके से अकाउंट्स की बेसिक एंट्रीज, अकाउंट का बेसिक चीज़ें, गेन और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है ना, एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है, ये सब, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है। तो ये बेसिक बातें ही पूछते हैं और कोई बड़ी बातें नहीं पूछते। जब मैं पीएसयू में गया था ना, वहां देखना मुझसे क्या पूछा था, मैं अभी पूरी कहानी सुन लो क्या हुआ था। अब क्योंकि मेरी कंडीशन थी कि यार मुझे 5 बजे छुट्टी मिल जाए, क्योंकि मुझे बच्चे, अब रात को इतने बच्चे तो आते नहीं है भाई, है ना, लड़कियां भी होती थी पढ़ने के, तो रात को लड़कियां नहीं आती थी, तो करीब 6 बजे तक मैक्सिमम टाइम होता है कि मैं 5 बजे छुट्टी मिल जाएगी तो 6 घर पहुंच जाऊंगा, तो मैं 6 से पढ़ाना चालू कर दूंगा, 6 से 7 8 बजे तक पढ़ाऊंगा। ऐसा हाल था। 11 12 को पहले मैं अकाउंट और मैथ पढ़ाता था, ठीक है, तो अकाउंटिंग काफ़ी अच्छा था, इस वजह से वो एंट्री भी सुना दी थी। मैथ और अकाउंटिंग पढ़ाता था 11 12 को। बेसिक जो मैथ होती थी ना 11 12 की, वो मैथ और अकाउंटिंग पढ़ाता था, ये मेरा सब्जेक्ट था, और बीकॉम वगैरह को पढ़ाता था अकाउंटिंग मैथ। तो खुद का खर्चा निकालने के लिए नॉर्मली सभी करते हैं, तो वो भी मैं भी ऐसे ही करता था। अब जब मैं फर्म में गया, तो फर्म से मेरे पे इंटरव्यू आया, तो फर्म में वहाँ मैं गया था, अरे दिल्ली के अंदर, शास्त्री नगर में, पता नहीं मेरे को ध्यान नहीं है। इंदरलोक मेट्रो स्टेशन के पास गया था, अगर कोई दिल्ली में रहता तो समझ जाएगा इंदरलोक कहाँ पर है, एनएसपी जहाँ पर है ना। तो वहाँ पर मैं गया, तो वहाँ फर्म थी, तो फर्म वहाँ पर ये थी कि वहाँ पर दो, एक सर थे एक मैडम थे, दोनों हस्बैंड वाइफ थे। एक मैम जो थी वो सीए थी, और जो सर थे वो सीए में थे। तो सीए और सीए में एक ही हस्बैंड वाइफ थे दोनों, और वहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ। तो वहाँ क्या हुआ, मैं गया, उन्होंने अपने घर पे ही ऊपर ऑफिस बनाया हुआ था, ठीक है, और तो वहाँ मैं गया, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे बुलाया कि ठीक है। उनको मेनली ये चाहिए था कि जो मेरे पे बाइक थी तब, तो मैं बाइक से ट्रैवल कर लेता था, तो उन्होंने मेरे को रखा। मैं उधर वहाँ जॉब कर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में तो मैंने वो उन्होंने फ़ोन किया ही नहीं, ठीक है। तो फर्म में मैं गया, तो उन्होंने पूछा कि उन्होंने जो मेरा पहला इंटरव्यू, तो कह रहे तो मैंने उनको लास्ट में ये भी बताया कि मैं पढ़ाता हूँ और मुझे जल्दी छुट्टी चाहिए। वहाँ मैंने झूठ बोल दिया था शायद, हाँ याद आया मुझे। तो कोई नहीं, आपको बताता हूँ क्या था। मैं इंटरव्यू देने गया, उन्होंने मुझसे पूछा नाम क्या है आपका। तो एक चेयर पे इधर मैम बैठी हुई थी, एक चेयर पे सर बैठे हुए थे, और मैम जो थी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, सर जो थे वो सीए में थे। तो मैं सर के अंडर पे काम कर रहा था, और मैम भी मुझे समझाती थी। उस टाइम मैंने इंटरव्यू वहाँ पर, उस टाइम मेरा मतलब सेलेक्ट कर लिया था उन्होंने मुझे। और पूछा क्या गया था, पूछा ये गया था कि कभी आपने बेसिक कंप्यूटर चलाना आता है। मैंने कहा हाँ सर बेसिक कंप्यूटर मुझे चलाना आता है। और उन्होंने मुझसे पूछा चलो बताओ सैलरी पे टीडीएस कितना लगता है। उन्होंने मुझसे ये पूछा टीडीएस के रेट, वहाँ टैक्स पूछा था मेरे से। मैंने कहा सर सैलरी का टीडीएस। अब मेरे को क्या होगा, जब मैं पहली बार इंटरव्यू देने गया ना, तो मैंने कहा यार ये तो कुछ भी नहीं था। पहली बार जब इंटरव्यू देने गया तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, लगी कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये पूछा हाँ आता है तो ठीक, नहीं आता तो मना कर देंगे। तो जब मैं दूसरी बार इंटरव्यू गया फर्म में, जहाँ पर मैं अभी बता रहा हूँ आपको, इंदरलोक मेट्रो स्टेशन के पास, तो मैं जब दूसरी बार इंटरव्यू देने गया, तो उन सर ने मुझसे पूछा कि आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना आता है। मैंने कहा मैं सर बेसिक कंप्यूटर चलाना आता है। कभी क्या टैली सीखा है। मैंने कहा सर 1 2 बार टैली सीखा तो था, वो बेसिक कंप्यूटर में नहीं सीखा था मैंने कहा सर मैंने इंस्टीट्यूट की जो कंप्यूटर ट्रेनिंग होती थी वहाँ सीखा था टैली। वहाँ मैंने एम एस ऑफिस भी सीखा था, एम एस वर्ड भी सीखा था, और उनको समझ गए थे कि वहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ समझाते नहीं है। और हकीकत बात है वहाँ नॉर्मली भाई 100 घंटे की ट्रेनिंग होती है, क्या ही इतना समझ में आता टैली। तो मैंने कहा सर वही पढ़ा था जो पढ़ा था टैली वगैरह, अगर आप मुझको ढंग से समझाओगे तो मैं सीख जाऊँगा, कैपेबिलिटी है मेरे अंदर। तो मैंने उनको ये बताया। तो उन्होंने मुझे बताओ टी के रेट कितने होते हैं, सैलरी पे टी कितना लगता है,
अब उस टाइम टैक्स जो मेरा सब्जेक्ट था बहुत कमज़ोर था, मुझे इतना भी नहीं पता था और टाइम भी हो गया था क्योंकि मेरा जो इंटर क्लियर होता है, इंटर क्लियर होने के बाद 6 से 7 महीने बाद मुझे ट्रेनिंग मिली थी। क्योंकि मेरा क्या था, वही मैंने कंडीशन, नहीं तो ट्रेनिंग मुझे कब की मिल जाती, का कंडीशन नहीं होती तो 5 बजे छुट्टी की, ये मेरी वो थी। तो मैंने कहा कि सर उन्होंने मुझसे टीडीएस के रेट पूछे, मैं नहीं बता पाया। उन्होंने मुझसे अकाउंट की बेसिक चीज़ें पूछी, अकाउंट की बेसिक चीज़ें हर कोई पूछता है कि अकाउंट, तो अकाउंट का कोई भी पूछता था ना तो मैं बता देता था, क्योंकि मैं 11th-12th 5 सालों से पढ़ा रहा था, तो मेरा बेसिक बहुत तगड़ा था अकाउंट्स का। तो अकाउंट की कोई भी चीज़ें पूछता था मैं बता देता हूँ उसको। तो उन्होंने अकाउंट का पूछा, उन्होंने बताओ जीएसटी का पूछा, और जब मैंने इंटर दिया था तब मेरे पे जीएसटी नहीं था, तब मेरे वैट सीएसटी था। जीएसटी मेरा कब आया, जब मैं फाइनल में पहुंचा, जीएसटी तब इंट्रोड्यूस हुआ था। तो जब तक जीएसटी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, लागू नहीं हुआ था, तब तक मेरा सिलेबस में था ही नहीं जीएसटी। तो इंटर ग्रुप 2 मैंने जो दिया, जिसके अंदर जीएसटी नहीं पढ़ा था, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा था, इसके अंदर वैट, सीएसटी, कस्टम, एक्सरसाइज और सर्विस टैक्स था, वो पढ़ा था। तो मैंने उनसे कहा, और जब मैं इंटरव्यू देने गया तब जीएसटी लागू हो गया था। तो मैंने कहा सर मेरे सिलेबस में वो नहीं था, तो मैंने जीएसटी कभी पढ़ा नहीं, तो बताओ। उसने मुझसे जीएसटी क्या होता है, मैंने कहा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो कह रहे ये थोड़ी ना होता है, तो फुल में बता दिया आपने। मैंने कहा सर इतना ही पता है मुझे बस। तो उन्होंने मुझे समझाया, और वो सर इतने अच्छे थे कि उन्होंने मुझे समझाया कि देख भाई जीएसटी इसे कहते हैं। तो उन्होंने मुझे एक कॉपी दी, मतलब एक कॉपी ली, और उन्होंने समझाया कि जीएसटी ना इसे कहते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा इनपुट टैक्स क्रेडिट किसे कहते हैं। अब तो मुझे सब पता है, उस टाइम मैंने नहीं पढ़ा था भाई, तो मुझे नहीं पता है इनपुट टैक्स क्रेडिट किसे कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो मैंने कहा सर इनपुट टैक्स क्रेडिट तो नहीं पता, क्योंकि मैंने जब जीएसटी नहीं। फिर उन्होंने मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट वहीं इंटरव्यू में समझाया कि देख ये जीएसटी इसे कहते हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट इसे कहते हैं, मतलब मस्त सर थे वो। अब वो क्या है कि वहाँ पर क्या था, उन्होंने मेरे से कहा कि आप यहाँ से यहाँ कैसे आओगे। तो मैंने उनको बोला सर देखो, मैंने कहा सर बाइक से आऊँगा। और कह रहा आप, उन्होंने उनको मेनली ये चाहिए था कि ऐसा कोई ट्रेनिंग मिल जाए जो अंदर का भी काम देख ले और बाहर क्लाइंटों से मिल भी ले। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्लाइंट से मिलने के लिए तैयार हो, मैं मतलब क्लाइंट से मिल सकते हो। मैंने कहा हाँ मिल जाऊँगा सर, कहीं भी भेज दीजिए आप, बाइक तो है मेरे पे, चले जाऊँगा। तो ये उनका एक बेनिफिशियल पार्ट था कि मेरे बाइक थी और मैं क्लाइंट से मिल पाऊँगा। तो ये एक अलग, देखो अलग अलग सिनेरियो होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा यार चलो ठीक है, तो उन स्पेक्स पे उन्होंने मुझे रख लिया। अब मैंने वहाँ से छोड़ दिया था, और उन्होंने मेरे को, वहाँ 2 महीने काम करा है। मैंने कहा, उन्होंने जब मैं इंटरव्यू लिया तो मैंने कहा सर मेरी ऐसी प्रॉब्लम है, और मैंने झूठ बोल दिया था। मैंने कहा यार ऐसे जब ये बोलूँगा कि भाई ट्यूशन है, पढ़ाना है, तो कोई तो मुझे देगा नहीं। मैंने कहा सर मेरी क्लास होती है फाइनल की, मुझे क्लास लेनी होती है, तो मेरी 3 दिन क्लास जानी होती है लक्ष्मी नगर, तो मुझे 4 बजे छुट्टी चाहिए। मैंने 4 बोला वहाँ पर, मैंने कहा 5 तो छोड़ ही देंगे, तो 4 बजे मुझे छुट्टी चाहिए। तो उन्होंने कहा, कहा चलो बताते हैं। तो उन्होंने मुझे, मैंने उनको मैसेज करा कि, फिर उन्होंने कहा बताते हैं। मैंने कहा समझ गया, फिर ये नहीं बताने वाले। उन्होंने मुझे, मैंने कहा जब ये मैंने बोला ना कि सर मेरी दिक्कत है, मैं 3 दिन ट्यूशन पढ़ाता हूँ और 3 दिन मुझे क्लास भी लेनी होती है, लक्ष्मी नगर जाना होता है, तो ये वगैरह। तो मैंने वहाँ पर कहा कि ये बताकर उन्होंने मेरे को कह रहा कि ठीक है आपको बताते हैं, क्योंकि और भी उनके पास ट्रेनिंग आ रहे थे जो कि वो इंटरव्यू देने आ रहे थे, मतलब ऐसा था। तो मैं चले गया घर भाई। तो उनका, मेरा जो इधर इंटरव्यू का सिलेक्शन हुआ मेनली कि मैं क्लाइंट से मिल पाऊंगा इजीली, मैं किसी से भी जाकर वहाँ मिल जाऊंगा, क्योंकि बाइक थी। हकीकत बात तो यही थी दोस्तों, उस टाइम सिलेक्शन इस वजह से ही हुआ था, क्योंकि मैं क्लाइंट से मिल पाऊंगा, कहीं भी भेज देंगे तो मैं चले जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इधर उधर मैं जाता रहता हूँ। तो इस वजह से उन्होंने मुझे सेलेक्ट करा। बेसिकली मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करा था, ये भी उनको इम्पैक्ट पड़ा था कि मैंने अपना जो इंटर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 फर्स्ट टाइम पे क्लियर करा था। ये कहते रहते थे सर मुझे कि तुम सीए में फाइनल फर्स्ट अटैम्प्ट में पहुंचे। तुम्हें, जब मैं गलती कर देता था ना, मेरा तो सिलेक्शन हो गया था मान लो, उनका मेरे, मैंने उनको मैसेज करा सर क्या मैं सेलेक्ट हुआ या नहीं हुआ, उनको मैंने मैसेज करा। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम कल से आ जाना इतने बजे। तो मैंने कहा सर स्टाइपन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ सीखना चाहता हूँ। मैंने उनसे ये बोला था, इंटरव्यू हुआ था, मैंने कहा स्टाइपन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे नॉर्मल आने जाने का खर्चा दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, 1500-2000 जो आपको ठीक लगे, और मुझे सीखना है यहाँ पर काम। तो वो मुझे 1500 रुपये देते थे 1 महीने का, जो कि आने जाने का खर्चा होता था, और सिखाते मस्त। वहाँ पर 1 महीने के अंदर जीएसटी पूरा सीख गया था, मतलब एक एक चीज़, जीएसटी रजिस्ट्रेशन से लेकर रिटर्न तक एक एक चीज़ सीख गया था। एक्सेल पूरा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टैली, इनकॉर्पोरेशन करना कंपनी का, पैन नंबर, जो मतलब जो बेसिक चीज़ें होती है ना किसी फर्म के अंदर, जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स से लेकर रिटर्न से लेकर, मैम मुझे रिटर्न सिखा दी थी, है। तो ये एक ऐसा, मतलब ऐसी जगह चले गया था जो बहुत कुछ सीखने को मिल गया वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर सीए वाली भी नॉलेज मिल रही थी और सीएम वाली भी नॉलेज मिल रही थी, क्योंकि मैम सीए थी और वो सीए में थे। तो इस तरीके से वहाँ पर क्या हुआ कि मुझे वो मिल गया। तो वहाँ मैंने 2 महीने काम करा, पर दूसरे महीने में प्रेशर बहुत आया दोस्तों। और
एक लिमिट क्रॉस होगी प्रेशर की, तो मैंने छोड़ दिया भाई कि भाई इतना नहीं झेला जा रहा ये वो। तो मैंने कहा भाई अब मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने सर को मैसेज करा, मैंने कहा सर मैं नहीं आ पाऊँगा कल से ये वगैरह। तो सीखने को मिला, पर सुनने को भी बहुत मिला। और हकीकत बात यह है कि जब आप सुनोगे तभी आप सीखोगे। यहाँ से मुझे वहाँ से मुझे एक एक चीज़ जो सीखने को मिली है, जो एक लर्निंग मिली है, वो ये मिला है कि जब तक आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा आप सीख नहीं पाओगे। और आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा तो आप सीख नहीं पाओगे, हकीकत बात है। हम 2 ट्रेनिंग थे वहाँ पर, एक लड़की थी और मैं था। वो इंटर में दे रही थी और मैं फाइनल में था तब, जब मैंने ट्रेनिंग ग्रुप 2 के बाद ट्रेनिंग करी थी। वो इंटर के बाद उसको 1 साल हो गया था ट्रेनिंग करे हुए। तो मैं सीखने के लिए ना, मैं सीखना, क्योंकि क्या होता है लड़कों के अंदर मेनली क्या होता है, कंप्यूटर में ज़्यादा थोड़ा उनका माइंड इस चीज़ से अटैच होता है कि भाई अगर कोई उसको चीज़ बताए तो ईजिली कनेक्ट कर पाएंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ होती है। तो मैंने 1 महीने के अंदर सब कुछ सीख लिया था, मतलब जो जो उनका काम था ना सब सीख लिया था। तो मैं सारा काम कर देता। दूसरे महीने में काम करा, उन्होंने क्लाइंट के पास भेजा मुझे, क्लाइंट मुझे अलग सुनाए। अब उन्होंने क्लाइंट मुझे अलग सुनाए, वो मुझे अलग सुनाए। तो यार इतना प्रेशर हो गया था कि मैंने कहा यार ऐसे कैसे काम होगा बताओ। तो फिर मैंने वहाँ से छोड़ दी। और फिर मैंने वहाँ 3 महीने, करीब 2-3 महीने काम करा, वहाँ छोड़ दिया। फिर मैं गया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर। और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर जब मैं गया तो वहाँ पर मैंने नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग था, जहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम पीएसयू के अंडर इंटरव्यू दिया था। और वहाँ सुनना क्या हुआ था, जब मैं फर्स्ट टाइम पीएसयू के अंडर इंटरव्यू दे रहा था तो वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए 6 वैकेंसी थी, सिर्फ इंटरव्यू ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के लिए इंटरव्यू के लिए 6 वैकेंसी थी और 75 जने आए थे, 75 है वैकेंसी के लिए, 75 जने आए थे। तो वहाँ मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार जहाँ जब ट्रेनिंग के अंदर इतना कंपटीशन है तो जॉब के लिए तो पता नहीं लाखों जने आएंगे, समझ रहे हो आप। तो वहाँ मुझे ये रियलाइज हुआ यार, ट्रेनिंग के अंदर जब 6 वैकेंसी के लिए कंपनी के अंदर, पब्लिक सेक्टर के अंदर, टेकिंग के अंदर, पीएसयू के अंदर 6 वैकेंसी के लिए इतनी ट्रेनिंग, इतने जने आ रहे हैं इंटरव्यू देने, 75 जने आए थे वहाँ पर 6 वैकेंसी के लिए। तो मैंने कहा यार ये तो भाई कंपटीशन बहुत है। और अगर आपको सफल होना है या सक्सेस अचीव करनी है या दूसरे से यूनिक बनना है तो आपको हर चीज़ में परफेक्ट होना पड़ेगा। मतलब आपका बिहेवियर, आपका बोलने का तरीका, आपका बॉडी लैंग्वेज। आज जिसके लोग पैसे दे रहे हैं ना सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के लिए, पैसे भरते हैं कि यार हमें कोई सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, मतलब हमें बिहेवियर ट्रेनिंग सिखा दो, हमें बोलने का तरीका सिखा दो। सर ये खुद से आता है ना, खुद से आता है। आप बहुत कुछ चीज़ सीखने को जब मिलती है दोस्तों, जब आप बाहर निकलते हो। हकीकत बात है, जब आप बाहर निकलोगे ना कहीं पर, और जब आप ट्रेनिंग करोगे, लोगों से मिलोगे, अपने सीनियर से मिलोगे, तो उनका बिहेवियर आप अपने अंदर अप्लाई करने की सोचते हो। अभी आप कहीं नहीं मिलते तो आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, तो दोस्तों की बात अलग होती है। जब हम बाहर जाते हैं, कहीं हम इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, हम वर्क करते हैं, तो हम जब लोगों को देखते हैं, अपने सीनियर को देखते हैं। तो वहाँ जब मैं पीएसयू के अंदर गया था तो 75 जने आए थे और 6 वैकेंसी थी ट्रेनिंग के लिए सीएमए की, क्योंकि वहाँ पर ना सीएमए ज़्यादा थे। अब वहाँ पर इंटरव्यू हुआ तो वहाँ पर मेरा जब नंबर आया तो मेरे से 2 चीज़ पूछी थी, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेनी ज़्यादा थे तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता। तो सबसे 2-2 सवाल पूछे जा रहे थे। मेरे से पूछा पहला सवाल, बताओ बच्चे कैश फ्लो स्टेटमेंट किसे कहते हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने उनको बताया। दूसरा उनसे मुझसे पूछा फंड फ्लो स्टेटमेंट किसे कहते हैं। और फंड फ्लो स्टेटमेंट हकीकत में मैंने नहीं पढ़ा था, तो मैंने कहा सर ये मुझे नहीं आता, सिंपली मैंने मना कर दिया। और अब ऐसा हो गया था कि जब मैं 2-3 इंटरव्यू देने लगा तो अब ऐसा हो गया था, और उन्होंने मुझसे पूछा फंड फ्लो स्टेटमेंट किसे कहते हैं, तो मैं नहीं बता पाया। तो यहाँ पर मुझे पता है क्या, जब मैं 3-4 जगह इंटरव्यू देकर आया ना, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस सा डेवलप हुआ। और कॉन्फिडेंस ये हुआ कि एक चीज़, एक जना मिला मुझे और उसने मुझे एक चीज़ सिखाई, लर्निंग। मैंने कहा ना, हर स्टेज में जब आप किसी से मिलते हो, मैंने कहा ना अपने दोस्तों के साथ रहोगे तो वहाँ कुछ अलग सीखने को मिलेगा। जब आप किसी अपने सीनियर या किसी ऐसे जगह से जो आपके तरह कोर्स कर रहा है, जब उससे बात करते हो, या वो इंडस्ट्री में बाहर ट्रेनिंग जब आप करोगे, तब आपको अलग लर्निंग मिलेगी, सीखने को मिलता है। हर किसी से ना कुछ ऑब्जर्व करना। तो वो एक पर्सन था जिसने मुझे वहाँ पे, जब हम 75 जने बैठे हुए थे तो सबका नंबर आ रहा था, तो हम बात कर रहे थे आपस में, भाई तुम क्या करते हो, मैंने ये करा, और ऐसे करके बातें हो रही थी। तो उन्होंने मुझे एक सीख दी, भाई देखो सिंपल सी बात है, एक जो मेरा सीनियर था वो, उन्होंने मुझे बताया, उसने भाई ने मुझे बताया कि देखो भाई, जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे ना कभी, और ये सीख मैं हमेशा अप्लाई करता हूँ, जब भी आप कभी इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो कंपनी आपसे ये नहीं पूछेगी। वो काफ़ी जगह, काफ़ी एक्सपीरियंस था उस भाई को, और वो 2-3 साल बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर उसको एक्सपीरियंस था, बिग 4 पे भी काम करके आया था वो। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज़ बताई, और जो मैं हमेशा अप्लाई करता हूँ, और आप भी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना, आप सीएमए के अंदर। और अगर आप ये वीडियो पूरी देख रहे हो तो पूरी वीडियो देखना। और ये बात जो भी आप मैं बता रहा हूँ, वो बात
इस पूरी वीडियो का मोरल है, इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन है, आप कह सकते हो। भाई ने मुझे एक बात बताई कि देखो, जब आप कभी भी इंटरव्यू देने जाते हो ना, जो सामने वाला बैठा पर्सन होता है, जो आपसे पूछ रहा होता है क्वेश्चन, वो आपसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट करता है कि आपका बोलने का बिहेवियर कैसा है, आपका चलने का तरीका कैसा है, तीसरी बात, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। बस, आप क्या आंसर दे रहे हो या नहीं दे रहे, ये मैटर नहीं करता उनको। आप किस तरीके से आंसर दे रहे हो ये मैटर करता है, किस तरीके से आंसर दे रहे हो ये मैटर करता है, क्या आंसर दे रहे हो ये मैटर नहीं करता। हाँ, अलग अलग जगह पर ये मैटर करता है कि आंसर बिल्कुल सही होना, सही तो दोगे ना जो आएगा आपको। आप अगर आंसर नहीं भी दे रहे हो ना, तब भी वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे, बस बोलने का तरीका, वे ऑफ बिहेवियर और आपके अंदर कॉन्फिडेंस। अगर ये तीन चीज़ आपके अंदर है ना, तो आप कभी फेल नहीं हो सकते। और वहाँ मुझे ये सीखने को मिला, उस भाई ने मुझे बहुत सही बात बताई, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात मैंने अप्लाई करी जब मैं दूसरे PSU में इंटरव्यू दिया था, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, यहाँ में भी इंटरव्यू दिया था। इसके बाद जब मैंने यहाँ इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे आता है और फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे आता है। तो मैंने कहा सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये होता है और फंड फ्लो स्टेटमेंट मुझे आता नहीं है। मैंने कहा ठीक है, इंटरव्यू खत्म, आपको बताएंगे कॉल करके। तो मैंने कहा ठीक है, ये जब भी ऐसा होता है कॉल करके बताएंगे, तो कभी आते ही नहीं कॉल। तो मैंने सोच लिया था कि भाई नहीं होगा, क्योंकि 75 जने थे वहाँ पे, अपने माइंड में ये आ जाता है कि भाई नहीं होगा, इतने सारे जने कैसे हो पाएगा। अब मैं BHEL में गया इंटरव्यू देने, जो कि दूसरी PSU कंपनी है, और वहाँ पर जब मैंने इंटरव्यू देने गया, तो वहाँ 5 जने आए थे और 5 ही वैकेंसी थी। किसी को नहीं पता था कि BHEL में इंटरव्यू चल रहा है, तो कम जने आए थे। अब जब मैं BHEL में इंटरव्यू देने गया, तो वहाँ पर मुझसे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, और मैंने सिर्फ 2 का आंसर दिया था, बाकी में मना कर दिया था। पोलाइटली बिहेवियर से मैंने मना कर दिया, सर ये नहीं आता, सर ये भी नहीं आता, प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, और जो आता था बताया, जो नहीं आता था सिंपली मना कर दिया। और वाकई में उनका मेल आ गया अगले दिन से कि आप आ जाना अगले टाइम से। मैं नहीं गया वहाँ पर, क्यों? क्योंकि मेरा उससे पहले NS, ये जो मैं दूसरे पहले PSU में गया था, वहाँ सिलेक्शन हो गया था। जो मैं दूसरे PSU में गया था, पहले PSU में गया था, जो नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड थी, NTCL, वहाँ मुझे मिल रहे थे 7,000 रुपये, और BHEL मिल रहे थे आपके पास 12,000 रुपये इंटरव्यू में। दोनों में सिलेक्शन हो गया था। और यहाँ 7,000 में इसलिए करा क्योंकि यहाँ मुझे 4 बजे छुट्टी मिल रही थी, और वहाँ मुझे 8-8 बजे तक काम करना पड़ रहा था। तो मैंने कहा ये बेनिफिशियल है मेरे लिए, तो मैं फिर वहाँ गया। मेरा, अगर आपके पास ऐसा हो तो आप BHEL में जाए, क्योंकि वहाँ पैसा भी ज़्यादा मिलेगा और आपके पास काम सीखने को भी ज़्यादा मिलेगा। मतलब काम सीखने को हर जगह, मैंने कहा पहली भी एक वीडियो बनाई थी मैंने, वहाँ मैंने बताया था कि कौन सी जगह काम करना बेटर रहेगा, आप वो वीडियो दे सकते हैं, ठीक है, चैनल पे होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस तरीके से मेरा ये ट्रेनिंग एक्सपीरियंस था कि जब फिर मैं वहाँ PSU में गया, और PSU के बाद मैंने अपनी ट्रेनिंग वहाँ पर ख़त्म ही कर दी थी, और 4 बजे रोज़ जाता था मैं घर। सब काम करे होते तो मैं घर जा रहा होता था 4 बजे, क्योंकि मेरी भी कंडीशनल बन गई थी वो ट्रेनिंग। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, मैं 3 साल तक ट्रेनिंग कर सकता था। मैंने भाई 6 महीने तक ट्रेनिंग है, क्योंकि ज़िंदगी में पढ़ाना ही था, पहले से सेट था कि भाई मुझे पढ़ाना ही है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा था भाई, बहुत टाइम से टीचिंग एक्सपीरियंस, पढ़ाने का तरीका आ गया था मुझे। तो मैंने कहा पढ़ाना है, क्योंकि मैं खुद में CMA कर रहा था, तो मैंने कहा CMA का स्टार्ट कर। तो फिर मैंने फाउंडेशन लेवल ऐसे करके धीरे धीरे करके स्टार्ट करा। और दोस्तों, इस पूरे जो एक्सपीरियंस से सिर्फ वही बात इंपॉर्टेंट है, और बाकी सब इग्नोर है। बाकी सब तो ये था कि मेरा कैसा लाइफ था, एक्सपीरियंस था ट्रेनिंग का। इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको आज की क्लास में जो इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ, वो यही है। आपको अगर आंसर आता, BHEL में मैंने सिर्फ 10 में से सिर्फ 2 आंसर दिए थे, 8 नहीं दिए थे, तब भी सेलेक्ट हो गया था। अब सेलेक्ट मैं मना भी कर सकते थे, है ना, 6-7 जने आए थे, और 3-4 जने, 3-4-5 वैकेंसी थी शायद, मना भी कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि सेम वैकेंसी थी, ज़्यादा भी थी, ज़्यादा थी, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी 5 थी, तो लोग 6-7-8 आए थे, तो उनको सेलेक्ट कर लेते। तो वहाँ पर मेरे को मेल आ गया था, ठीक है। बट डिपेंड करता है कि पूरी जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस में सिर्फ यही सीखने को मिला, सर अगर आपको आता है तो आप सिंपली उसका आंसर दीजिए, नहीं आता तो सिंपली मना कर दीजिए। बस जिंदगी में ये अप्लाई करो सर, सीरियस। आता है तो ठीक, बता दीजिए, नहीं आता तो सिंपली मना कर दीजिए, सर ये मुझे नहीं आता। और अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो मार थोड़ा देगा कोई आपको, है ना। अगर मैं कह रहा हूँ ना, दुनिया में बहुत फर्म है, सिर्फ आपका मेहनत होनी चाहिए। आप कितनी जगह आपने ना, मैं पता कितनी जगह इंटरव्यू में भेजा था मैंने CV अपना, 100 फर्म के अंदर CV भेजा था मैंने, 100 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहाँ मिल रहा वहाँ एक ही तो मेल करना था, धट 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 करके मेल कर रहा था मैं। आपने तो 100 भेजा भी नहीं होगा, ट्राई भी नहीं करा होगा। सर पहले ट्राई करिए, आता है। ऐसा नहीं है कोई कहता है ना कि मुझे फर्म नहीं मिल रही, मुझे कोई CMA, तुमने ट्राई नहीं करा भाई। 2 फर्म में भेजने से ट्राई नहीं कहते,
100 फॉर्म में भेजने से ट्राई कहते हैं। और ये कहाँ ढूंढे 100 फॉर्म? खुद से ढूंढे, कोई बताने वाला थोड़ी ना होगा यार। हर बार किसी के ऊपर डिपेंड ही रहोगे क्या? मैं हमको तो कोई नहीं बताता। जब मैं अपने टाइम पे था यूट्यूब पे तो कोई पर्सन नहीं था जो सीएमए को बहुत कम लोग थे जो सीएमए, और वो भी उनको कितना जानता नहीं था। आप तो फिर भी बहुत जने हो गए कि भाई आज मैं वीडियो नहीं डाल रहा तो कोई और सीएमए से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी यूट्यूब के अंदर, ये हाल है। उस टाइम पे नहीं था। उस टाइम पे पता क्या करते थे? गूगल सर्च मारो, जितनी कंपनी है कॉस्ट अकाउंटेंट वो सब सर्च करी, सबका मेल आईडी निकाली, लिखी एक जगह, तेरी ले सीवी 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 भेज दिया मेल। अरे कोई तो करेगा। 100 में से 4-5 जनों ने मुझे फोन करा, ठीक है, दो 4-5 जने इंटरव्यू। अब 2 जगह ट्राई करते हो फिर कहते हो भाई मुझे फर्म नहीं मिल रही, तो ये सब थोड़ा ना होता है भाई, खुद से करना पड़ता है। कोई आपको बताएगा नहीं, कोई आपको सजेस्ट कर सकता है। मेहनत खुद को ही करनी है, फर्म भी खुद को ही ढूंढनी है। और ये सिंपल ही है, मैंने कहा ना 100 जनों में सीवी भेजोगे ना, कहीं तो वैकेंसी खाली होगी, पर आपने कभी 100 जनों में भेजी नहीं होगी। अरे 50 भी भेज देते, 50 कंपनी आराम से मिलेगी। गूगल पर सर्च करोगे ना, लिस्ट ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग फर्म, लाइन से आ जाएगी। बट ये है, प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली के अंदर काफ़ी फर्म्स है और अलग स्टेट्स के अंदर कम है। तो कहीं कहीं जो स्टेट्स है वहाँ फर्म ज़्यादा है और कहीं कहीं ऐसा इलाका है जहाँ पर फर्म्स कम है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो उसके लिए थोड़ा बाहर आना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। वहाँ आपको, वहाँ ज़्यादा स्ट्रगल है। देखो स्ट्रगल तो लाइफ के अंदर सभी के अंदर है। स्ट्रगल तो आपको ऐसा तो नहीं है कि आप ट्रेनिंग करे बिना ही आप सीएमए नहीं बन पाओगे। भाई अब मान लो ऐसी जगह पर आप रहते हो जहाँ पर बहुत ही कम कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर्म है या ना मात्र के बराबर है, तो क्या आप सीएमए छोड़ दोगे? क्या नहीं करोगे ना? करोगे ना, सीएमए तो करोगे ना, कहीं ना कुछ तो करोगे, कुछ तो सोल्यूशन निकालोगे। या तो आप इस दिल्ली के अंदर आओगे या स्टेट्स के अंदर, ऐसी स्टेट के अंदर जाओगे जहाँ फर्म्स ज़्यादा है, या आप कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा करोगे जहाँ पर आपको फर्म मिले। सीएमए तो नहीं छोड़ोगे। तो इसी को स्ट्रगल कहते हैं दोस्तों। हम एक, कोई इंसान ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, कोई कम कर रहा होता है, ठीक है। बट ये स्ट्रगल जो ज़्यादा कर रहा होता है उसको बेनिफिट भी आगे जाकर ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये देखो ज़िंदगी में ना, आपको एक सीख दूँ, एक सजेशन दूँ, छोटे भाई या बड़े भाई के नाते। आपसे कुछ लोग मेरे से ज़्यादा बड़े होंगे और कुछ लोग मेरे से छोटे होंगे, कुछ लोग मेरे बराबर होंगे दोस्त के नाते। मैं इतना नहीं समझता कि कोई बड़ा है छोटा। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने अपनी लाइफ के अंदर सीखा, वो ये सीखा कि हम एक्सक्यूजेज ज़्यादा देते हैं। जितना हम अपन को एक्सक्यूज देंगे कि यार इस वजह से मैं पास नहीं हो पाया, ऑनलाइन एग्ज़ाम था, इस वजह से मैं पास नहीं हो पाया, तो ये इससे, इसका दूसरे उससे क्या मतलब होगा? आप खुद ही सोचो। मैं अगर कोई एक्सक्यूजेस दे रहा हूँ कि यार मेरा इस वजह से मैं फेल हो गया, तो ये फेल होने के जो एक्सक्यूज दे रहे हो दूसरे को, वो दूसरे बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके एक्सक्यूजेस से। वो सुनेगा, इग्नोर करेगा। ये एक्सक्यूजेस जो आप दोगे, और लाइफ के अंदर हर जगह जितने एक्सक्यूजेस आप मना करोगे, जितने को आप अपने इम्प्लीमेंट करो अपने लाइफ के, यार फेल हुआ मेरी गलती की वजह से हुआ, ये करना सीखोगे। ये नहीं सीखोगे, 2 तरीका है बोलने का। एक, यार मैं फेल हो गया, या मेरे नंबर कम आए, या मैं पास तो हो गया पर अच्छे नंबर नहीं आए, ये इस वजह से हुआ, तभी हुआ, ऑनलाइन एग्जाम हुआ तब जाकर मैं फेल हुआ, अगर ऑनलाइन ऑफलाइन होता मैं पास हो जाता, ये एक्सक्यूज होता है। दूसरा, और बच्चे भी तो पास हुए। या तो ये एक्सक्यूजेस तब नहीं होता कि सारे फेल होते, एक भी नहीं पास होता, है ना। और दूसरा बोलने का तरीका ये है कि यार मैं जो फेल हुआ या मेरे जो नंबर कम आए, ये मेरी वजह से हुआ, मैंने मेहनत नहीं करी। ये नहीं होता है एक्सक्यूज, और ये करना सीखे दोस्तों। हम अपनी लाइफ के अंदर एक्सक्यूजेस देना बहुत करते हैं। तो 2 बात जो आज की इस वीडियो में मैं आप जो इंपॉर्टेंट है कि अपने एक्सक्यूजेस कम से कम कर दो, खत्म कर दो, ना मात्र के बराबर कर दो, एक्सक्यूजेस मत दो। कोई चीज़ नहीं हो रही है, हमारी गलती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मेरे से कोई चीज़ नहीं हो पा रहा है या नहीं हो रहा, मेरी गलती की वजह से, एक्सक्यूजेस क्या देना, इस वजह से नहीं हुआ, नहीं तो मैं कर लेता। ऐसा थोड़ा ना होता है। और लोग भी तो कर रहे हैं ज़िंदगी में, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कॉन्फिडेंस लाए, वे बिहेवियर चेंज करें, बोलने का तरीका चेंज करें। आपको कोई भी, आपको ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आ जाए। एक्सक्यूजेस देना छोड़ो और कॉन्फिडेंस लेकर आओ, वे ऑफ बोलने का बिहेवियर लेकर आओ, चलने का तरीका आपके अंदर बताओ, कपड़े पहनने का तरीका, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो भाई, प्रोफेशनल बनना सीखो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। और एक अच्छा, यहाँ पर सिर्फ इंटरव्यू एक्सपीरियंस नहीं बताया, यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो आपको अपनी लाइफ के अंदर करना है, जिससे आप अचीव कर पाओगे बहुत कुछ ज़्यादा। मैंने कहा ना, कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है दोस्तों, पर आपको उसमें से यूनिक बनना है तो आपको यूनिक दिखना पड़ेगा ना। आपको आपको अपना चेंजमेंट करना पड़ेगा कि अगर 10 लोग आपस में बात करो और आपका बोलने का बिहेवियर सबको अच्छा लग रहा है, तो आप यूनिक हो उधर, ठीक है दोस्तों। और ये बनने की कोशिश करो, दूसरों से अलग बनने की कोशिश करोगे। सभी को कह रहा हूँ जो वीडियो देख रहे हैं। और दोस्तों शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, ठीक है, छोटा भाई मानकर
बराबर वाला भाई मानकर या बड़ा भाई मानकर। थैंक यू आज की वीडियो में। होपफुल आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट करें अगर अच्छी लगी तो आपको कुछ सीखने को मिला। और इस वीडियो को क्रश, अगर कोई पूरी वीडियो देख रहा है आज तक तो इस वीडियो को क्रश जरूर नीचे कमेंट करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वीडियो नहीं देखते। उनको बताइए कि नीचे कमेंट करके कि वीडियो एक बार पूरी देखिए, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि मैं तो कमेंट नहीं कर पाऊंगा। स्टूडेंट जब कमेंट करता है तो लोग फिर सोचते हैं कि यार कुछ तो होगा तभी, है ना। तो नीचे कमेंट करके बताइए इस वीडियो का क्रश क्या था, क्या इंपॉर्टेंट बात जो हमें अपनी लाइफ के अंदर फॉलो करनी है। एक्सक्यूजेस नहीं देना, तो जरा कॉन्फिडेंस लेके आना है, बिहेवियर, बोलने का तरीका, सभी आपको प्रोफेशनल की तरह बनना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाइए और लोगों के साथ शेयर करिए, दोस्तों के साथ अपने। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।